जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो हैरान करने वाली है। नेपाल में बुधवार को आई आपदा को अब 60 घंटे बीत चुके हैं और अब भी वहां के मलबों से शव मिलने का दर्दनाक सिलसिला जारी है। यकीन मानिए, जो डेब्री है वो लगभग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक टच कर रहा है और वहां पर रिलीफ, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल है। तीसरे दिन मौतों का आंकड़ा बढ़कर 547 हो गया। 1500 लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। 27 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। सैलाब के बाद रेड क्रॉस ने आज ही बताया है कि सैलाब की वजह से 93,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद नेपाल में मौजूद रेड क्रॉस की टीम ने एक ऐसी फिक्र जताई है जिसने नेपाल के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ये जानने से पहले जरा इस ड्रोन वीडियो को देखिए जो कुदरत के क्रोध को बयां कर रहा है। दूर दूर तक जहां भी नजर जा रही है सिर्फ बर्बादी के निशान है। 2 दिन पहले तक जिन घरों में जिंदगियां बसती थीं अब वही घर वीरान खंडर जैसे दिखाई दे रहे हैं। नेपाल में ऐसा ही मंजर आपको रासुवा, नुवाकोट, धादिंग जिलों में दिख जाएगा। सबसे ज्यादा तबाही यहीं मची है। लेकिन वहां क्या ये 3 जिले एक बार फिर से डेंजर जोन में हैं? क्या नेपाल में बाढ़ की विनाशलीला दोबारा देखने को मिल सकती है? क्या नेपाल में तिब्बत की तरफ से सैलाब वाली तबाही फिर से आ सकती है? नेपाल पर अगले कुछ घंटे इतने भारी क्यों बताए जा रहे हैं? चाइना ने क्यों इसको लेकर एक वार्निंग इशू कर दी है? इसका जवाब हम आपको मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी आकाश वत्स की ग्राउंड रिपोर्ट, रेड क्रॉस और चीन की तरफ से जारी वार्निंग और नेपाल के इन जिलों में सुनाई दे रहे बचाव वाले अनाउंसमेंट से देने की कोशिश करेंगे। पहले जरा ये वीडियो देखिए। कल हमने इसी शो में आपको सबसे पहले बताया था कि ग्योरोंग पोर्ट के पास तिब्बत की तरफ लैंडे खोला में अचानक एक नई अप्राकृतिक झील बन गई है। यह झील करीब 150 मीटर लंबी है। इसकी गहराई 40 से 50 मीटर तक बताई जा रही है। सबसे बड़ी चिंता है झील में लगातार बढ़ता पानी। कल तक इसमें करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी था, लेकिन आज पानी बढ़कर करीब 25 लाख क्यूबिक मीटर हो गया है और अगले 2 दिनों में इसका पानी 50 लाख क्यूबिक मीटर तक पहुंच सकता है। यह इतना पानी है जितना 1200 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में होता है। ऐसी आशंका है कि 1 सितंबर तक पानी का दबाव सबसे ज्यादा होगा और इतने दबाव में यह झील कभी भी टूट सकती है, क्योंकि एक नेचुरल रिजर्वॉयर बना है जिसके बांध कभी भी खुल सकते हैं ओवरलोडिंग, ओवर प्रेशर से। लेकिन उससे पहले इस झील ने किस कदर नेपाल को भयभीत कर रखा है अब यह देखिए। नेपाल को चीन की तरफ से ऐसी सूचना मिली है कि इस झील से पानी का रिसाव शुरू हो चुका है। इसका पानी काफी नीचे घाटी तक पहुंचने लगा है। इसका असर भी दिख रहा है। नेपाल की भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके वीडियो नेपाल प्रशासन की ओर से जारी किए गए। प्रशासन ने चेतावनी का अलार्म बजा दिया। भोटेकोशी में अचानक नई बाढ़ की वार्निंग दे दी गई है। अधिकारियों ने भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों के किनारे बसे लोगों से उच्च सतर्कता बरतने की अपील करते हुए फौरन जोखिम भरे स्थानों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाने को कहा है। लोगों को सतर्क करने के लिए बाकायदा इलाकों में अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। पानी को बहाव बढ़्दै आइरहेछ भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। त्यसैले गर्दा अघिदेखि हामीले रोकिरहेछौँ। तपाईहरु अगाडि नआइदिनु होला र सबैजना सुरक्षित ठाउँमा बस्नु होला। यहाँ कतिपय चाहिँ अगाडि आइदिनु भएको छ। यो तलतिर कतै वरिपरि हुनुहुन्छ भने पनि कृपया सुरक्षित ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले, भोलिन्टियरले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले मानेर सुरक्षित ठाउँमा बस्दिनु होला। धन्यवाद। देखिए, अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो समझिए आप। फिर से बाढ़ आएगी तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो रुक जाएगा। चिंताजनक बात क्या है कि फिर से बाढ़ या पानी आने के खतरे के चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फुल स्विंग में नहीं जा पा रहा है। ऊपर से डेब्री इतना ज्यादा है कि चॉपर के अलावा कोई दूसरा विकल्प जो है वो फुट सोल्जर्स हैं, जो कि नेपाल आर्मी के लोग लगातार लगे हुए हैं, लेकिन वो भी बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। चीन लगातार सैटेलाइट के जरिए इस झील के जल स्तर की निगरानी कर रहा है। यह झील टूटी तो तिब्बत में भी दर्जनों गांव और अहम बुनियादी ढांचे तबाह होंगे। तिब्बत के अलावा नेपाल के निचले इलाकों में भी तबाही की आशंका काफी बढ़ गई है। रसुवा में एक बार फिर से बड़े विनाश का खतरा मंडराने लगा है।
वहां फिलहाल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। नदी से लगे कई गांवों को एहतियातन खाली करा लिया गया है। अब आपको TV9 के ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे सहयोगी आकाश वत्स और वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल जिस समय वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, तभी इन लोगों और बचाव दल की टीम को फौरन निचला इलाका छोड़कर ऊपर चले जाने को कहा गया। उस वक्त एक और विनाशकारी बाढ़ का डर कैसे बढ़ गया, इस न्यूज रील में देखें। क्या फिर से बाढ़ आ रही है? फिर से बाढ़ आइए मनीष, जल्दी आइए। ये कब सूचना कब मिली? अभी चल, लेट्स गो फास्ट। ये अभी सूचना मिली है कि फिर से बाढ़ आ सकती है और इसी सूचना के बीच हम इस स्थान को छोड़ रहे हैं। मनीष जल्दी आइए। यहाँ जो टीम खड़ी थी वो टीम और सारे लोग यहाँ से बहुत तेजी से निकलते जा रहे हैं। मनीष तेजी से आइए, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग यहाँ से किसी तरीके से निकलना चाहते हैं। कहाँ, किधर? इधर। और चारों तरफ देखिए, इधर दिखाइए जरा, अफरा तफरी का माहौल है। वो सामने आपको दुकानें बंद हो रही है, वो जो सामने दुकानें खुली थी वो दुकानें बंद हो रही है। इधर से सारे लोग भागते नजर आएंगे। मनीष इस तरफ दिखाइए, इस तरफ दिखाइए। यहाँ जितने लोग हैं उनको साफ तौर पर कहा गया है कि वो जल्दी से जल्दी इस इलाके को खाली कर दें और उन्हें यहाँ से बाहर जाने को कहा गया है। अचानक ऐसी क्या सूचना आई? अभी अलर्ट रहने के लिए बोला है। अभी उधर थोड़ा मुश्किल वक्त है, अभी और कुछ नहीं है। ठीक है, अलर्ट रहने को कहा गया है और इसीलिए इस इलाके में जितनी गाड़ियां हैं, जितने लोग हैं, उन्हें यहां से जाने को कह दिया गया है। सशस्त्र प्रहरी के जवान जो यहां मोर्चा संभाले हुए थे रेस्क्यू का, वो भी अब इस जगह को छोड़ चुके हैं। पहले तस्वीर देख लीजिए। ये चूंकि ऊंचा स्थान है, ये सड़क है और इसी सड़क से आपको स्कूल बस, जो बस स्कूल के कैंपस में लगी थी, जिस स्कूल में पानी घुस गया था, उसके जो स्कूल बस हैं उनको अब बता दिया गया है कि आप लोग भी ऊपर की तरफ बढ़िए और धीरे धीरे आपको वो सारे लोग जो आसपास में रहते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। और दूसरे हिस्से में देखिए, एक भी मकान आपको खुला हुआ नजर नहीं आएगा। जो लोग अपने घर में थे उन्हें कहा गया कि आप लोग तुरंत निकलिए और मुश्किल से 10 मिनट का वक्त लगा, लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया है। लगातार यहाँ अनाउंस किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। और जिस ऊंचे स्थान पर हम खड़े हैं, एक बार मनीष इधर दिखाइए, अब आपको धीरे धीरे लोग यहाँ नजर आएंगे कि नीचे से लोग ऊपर की तरफ चले आ रहे हैं। मनीष दूसरे हिस्से में भी आप दिखाइएगा। इस तस्वीर के बाद आपको गाड़ियां भी दिखेंगी, रवि आपको गाड़ियां भी दिखेंगी। यहाँ से नीचे जिनके पास गाड़ी है वो गाड़ी लेकर के ऊपर की तरफ चले आ रहे हैं। चूंकि ये ऊंचाई वाला स्थान है, यहाँ एक छोटा सा ये पहाड़ है और पहाड़ के हिस्से में आगे जाकर के जो स्थान है उस स्थान पर लोगों को रहने के लिए कहा गया है। इस वक्त हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, यकीन मानिए वो आपके लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है। और ये जानकारी हम आपको लेकर आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, फिर झील को लेकर जो स्टडी है। तो आप कहीं मत जाइए, समझते रहिए, क्योंकि ये जो कहानी है ये शिफ्ट होके हमारे भारत की तरफ भी आ सकती है। हमारे पास नेपाल त्रासदी से जुड़े फिक्र बढ़ाने वाले कई वीडियोस हर दिन आ रहे हैं। इन्हें देखकर खौफ होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथ में ये सोचकर चिंता होती है कि आपदा के समय नेपाल के लोग किस तरह जिंदगी और मौत के बीच में घिरे रहे होंगे, जहां खुद को बचाए या परिवार को ये फिक्र हर घड़ी सताती रही होगी। हम जिस डरावने मंजर की बात कर रहे हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर है। ये सच में बेहद खौफनाक है। लहरों के बीच फंसे इस घर को देखिए, ध्यान से देखिए, और इसके आसपास का पूरा ये प्रलय है तो फिर क्या नहीं है। देखिए जरा, फर्स्ट फ्लोर तक डेब्री आ गया है। देखिए जरा, फर्स्ट फ्लोर तक डेब्री आ गया है, लोग सेकंड फ्लोर पर हैं। ये देखिए आप जरा, और कभी भी ये घर कोलैप्स कर सकते हैं, कभी भी। लहरों के बीच फंसे इस घर को आप ध्यान से देखें, इस घर में मौजूद लोगों के बारे में सोचिए जरा। उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, उस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं जब उनकी आंखों के सामने तबाही हो। जिस मकान में वो मौजूद हैं उसकी नींव लहरों के आगे हिल रही हो, जिस मकान की बालकनी से वो तबाही का दृश्य देख रहे हैं उसके किसी भी वक्त टूटने का खतरा है। ये मंजर परेशान करने वाला है, लेकिन इन लोगों के सामने जो मलबा पानी में बह रहा है उसे भी ध्यान से देखना होगा। इसमें एक बड़े से पुल का टूटा हिस्सा तैरता दिखेगा, कई बड़े वाहन तैरते दिख जाएंगे। इसके अलावा भी कई बड़े सामान तिनके की तरह बहते दिख रहे हैं।
आपके मन में प्रश्न होगा कि इसके बाद इन लोगों का क्या हुआ, तो हम आपको बता दें कि ये परिवार सही सलामत है। काफी देर बाद पानी जब उतरा तो उस समय भी ये लोग खौफ में थे। उसी बालकनी में कई लोग खड़े हुए थे, लेकिन एक महिला छत पर थी। वो लाल रंग का कपड़ा हवा में लहराकर जैसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने वाले बचाव दल को बुलाने की कोशिश कर रही थी। इससे पता चलता है कि पहाड़ों से आए सैलाब ने कुछ ही मिनटों में नेपाल की हालत किस कदर खराब कर दी। कई रिहायशी इलाके एक तरह से मिट्टी में मिल गए। सैलाब से पहले जहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, वहां अब सिर्फ मलबा ही मलबा है। नेपाल में हमारी टीम एक ऐसे स्कूल पहुंची जहां तबाही आने से पहले बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन अब वहां सिर्फ बर्बादी के निशान है। मैं इस वक्त धादिंग जिले के गलशी बैरनी बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय में खड़ा हूं और इस विद्यालय की स्थिति को देखकर आप यही सोचेंगे कि आखिर प्रकृति ने नेपाल के ऊपर कैसी मार दी है, किस तरीके से लोग यहां परेशान रहे होंगे। और लोगों का तो छोड़िए, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूल आए हुए थे, वो किस स्थिति में रहे होंगे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इस क्लासरूम को देखिए। बच्चे जब यहां पढ़ने आए थे सुबह के वक्त में, तो वो बिल्कुल आम दिनों की तरह वैसे ही आए जैसे उन्हें लगा कि वो अपने स्कूल जाएंगे, स्कूल में खेलेंगे, पढ़ेंगे, टीचर के साथ बात करेंगे, कुछ समझेंगे। लेकिन आने के कुछ ही देर के बाद उन्हें पता चला कि असल में आज प्रकृति को कुछ और ही मंजूर है। और तभी ये बच्चे यहां से अपने स्कूल बैग, अपने टिफिन बॉक्स, अपने वाटर बॉटल को छोड़कर यहां से किसी तरीके से चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ये स्थिति सिर्फ एक क्लासरूम की नहीं है, एक स्कूल की नहीं है। न जाने कितने ऐसे स्कूल हैं, कितने ऐसे क्लासरूम हैं। इस स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर जितने भी क्लासरूम हैं, उस क्लासरूम में ऐसे ही दलदल है। ये कह रहे हैं कि स्कूल में 750 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों को किसी तरीके से उस वक्त में बहुत कम समय में इन्होंने यहां से निकाला और निकाल करके लेकर गए। और इतना वक्त भी नहीं मिला उन बच्चों को कि वो अपने बैग को, अपने टिफिन बॉक्स को संभाल पाते। ये क्लासरूम की स्थिति एक बार दिखाइए मनीष। ये इस तरीके से जो आप मलबा देख रहे हैं, आप सोच लीजिए कि उस वक्त कैसा मंजर रहा होगा। यहां भी आपको वैसे ही जैसे स्कूल में होता है, बेंच है, डेस्क है, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था है, सामने पढ़ने के लिए ये बोर्ड लगे हुए हैं। लेकिन ये उन बच्चों की अधूरी कहानी है जो कल तक इन्हें अपने कंधों पर लेकर स्कूल आया करते थे। शॉकिंग तस्वीरें देखिए आप। ये वो टनल की हैं जिसकी डिटेलिंग अब हम करने वाले हैं। नेपाल के रसुआ में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जिसकी मजबूत नींव हाहाकारी बाढ़ के आगे टिक न पाई। उसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर सुरंग में कई मजदूर काम कर रहे थे। आपदा के समय वो वहीं पर फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकालने का काम रेस्क्यू टीम दिन रात कर रही है। इसमें नेपाल आर्मी बहुत मेहनत से इन लोगों को बचा रही है। इसी बचाव का एक वीडियो अब सामने आया। साथ में जानकारी भी है कि इस टनल से अब तक 350 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन इसमें अंदर 100 लोग अब भी फंसे हुए हैं। सुरंग की ताज़ा स्थिति यह है कि वहाँ कई टन मलबा भरा हुआ है। बचाव दल के लोग अंदर तो अभी जा भी नहीं पाए। वहाँ से मजदूरों को बाहर निकाल पाना एक बड़ी चुनौती है। आशंका है कि इस टनल में कई लोगों की मौत हो गई। वहीं बाहर यानी इस पूरे क्षेत्र में कई जगहों पर हालात ये हैं कि अस्पतालों में शव रखने की जगह नहीं बची है। कई जगह तो अस्पताल भी नहीं बचे। रसूवा जिला प्रशासन के मुताबिक कुछ शवों की पहचान हो पाना असंभव है, जिसके लिए डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे। नेपाल में कई अस्पताल भी ऐसे हैं जो इस सैलाब की चपेट में आ गए। हमारे संवाददाता आकाश वत्स ऐसे एक अस्पताल पहुंचे। नेपाल के धादिंग जिले के बैरनी में हूं। ये बैरनी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और अब यहां से ये जो मलबा है, मलबा निकालने का काम शुरू हो गया है और इस अस्पताल को फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है। आप जब अंदर आएंगे, आगे आते रहेंगे मनीष, ये लगभग घुटने भर मलबा है। और हॉस्पिटल का ये मनीष, ये दिखाइए, ये टिकट काउंटर, रूम नंबर 101, ये टिकट काउंटर है। लेकिन इस टिकट काउंटर में अभी फिलहाल जाना ठीक नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये है टिकट
काउंटर वाला वो रूम नंबर 101, और इसकी स्थिति देखिए, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जितना जो कुछ था सब बर्बाद हो चुका है। एक भी सामान यहां आपको सुरक्षित नहीं मिलेगा। जो स्थान, जो जगह, जो कमरा लोगों को ठीक होने की गारंटी देता था, उस कमरे की स्थिति कैसी है और पानी कहां तक था, वो सारे निशान आपको दिखेंगे। एक्सरे रूम है, रूम नंबर 104। मनीष, अगर दिखा पाए तो दिखाइए जरा, एक्सरे मशीन को दिखाइए, एक्सरे मशीन को दिखाइए कि अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब बर्बाद हो गया, या तो बह गया या यहां जो है वो सब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कुछ भी आपको यहां पर सुरक्षित नहीं मिलेगा। हम कोशिश करते हैं इसमें जाने की, नहीं, यहां जाना ठीक नहीं है। आगे की तरफ चलकर देखते हैं। यहाँ जितने स्ट्रेचर हैं, जो बेड हैं, वो सब बर्बाद हो चुके हैं, या तो बह गए या फिर वो बर्बाद हो गए। कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जिससे सब कुछ ठीक होता था, जिस स्थान पर आकर लोग खुद को ठीक मानते थे, उस स्थान पर अब कुछ भी ठीक नहीं है। यहां पर बहुत कुछ सीखने के लिए है, और इसीलिए अब अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा। इन दर्दनाक तस्वीरों के बीच एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर जो नेपाल में हुआ वो क्यों हुआ। नेपाल में अचानक इतना बड़ा सैलाब क्यों आया? इसका कारण अस्थायी झील का फटना माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स इस तरह की घटनाओं को क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देख रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ती गर्मी हिमालय के ग्लेशियरों और पहाड़ों को कमजोर कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में नेपाल के करीब 1/3 ग्लेशियर पिघल चुके हैं। चिंता की बात यह है कि पिछले 1 दशक में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार और बढ़ी है। अब यह पहले के मुकाबले करीब 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। बढ़ती गर्मी का असर सिर्फ ग्लेशियरों तक नहीं है, पहाड़ों की ढलानों पर जमी बर्फ भी पिघल रही है। जब ढलानों पर जमी बर्फ पिघलती है तो चट्टानों और मिट्टी को बांध के रखने वाले जो भी चीजें हैं, वो पकड़ कमजोर हो जाती। हम खासकर पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, जो मिट्टी के अंदर एक अपने आप बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। यही वजह है कि पहाड़ों के टूटने और लैंडस्लाइड का खतरा और उसके कई उदाहरण बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए ऐसे खतरों को वक्त रहते पहचानने की आवश्यकता है, वरना प्रकृति का यह प्रकोप आगे भी झेलना पड़ सकता है। मैं धादिंग में हूं। बैरिनी एक जगह है धादिंग में, मैं वहां हूं, और इस तस्वीर को देखकर आप बहुत आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके के रहे होंगे, किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, वो खतरनाक मंजर। अब हालांकि जो सड़क के ऊपर जो दलदल था उसे हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सड़क के दूसरे हिस्से में जो तस्वीर आपको दिखेगी वो तस्वीर बताएगी कि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने वाला है। सड़क के इस हिस्से में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये ऐसा मलबा है, ये ऐसा दलदल है कि इस दलदल में फिलहाल कोई जा नहीं सकता। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं कि अगर यहां कोई जाने की कोशिश करेगा तो वो किस तरीके से इसमें फंस सकता है। हालांकि धूप बहुत तेज है, पिछले 2 दिनों से काफी धूप हो रही है, और उस धूप के बाद हुआ यह है कि ये जो मलबा है, ये जो दलदल है, वो धीरे धीरे सूख भले ही रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात पहले की तरह नहीं बने हैं और उसे बनने में अभी लंबा वक्त लगेगा। सामने देखिए, अब लोग धीरे धीरे साफ सफाई में लग गए हैं। धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सब साफ हो जाए। हम कोशिश करते हैं बात करने की। हजूर, यो हजूर को पसल हो? स्टेशनरी बागेश्वरी स्कूल स्कूल को स्टेशनरी हो हजूर को यति डुबे छ। यति डूबिया थी। ये बता रहे हैं कि यहाँ तक पानी था। अगर मैं यहाँ ऐसे खड़ा हो जाऊं तो आप समझिए इतना पानी था इस स्थान पर, जबकि ये जो दुकान है, ये दुकान ऊंचाई वाले स्थान पर है। इंसान तो किसी तरीके से, जब सूचना मिली तो इंसान तो किसी तरीके से यहां से बच निकला, लेकिन यहां जो मवेशी बंधे हुए थे वो मवेशी
अब नहीं रहे, वो पानी में बह गए। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर चर्चा चल रही है पूरी दुनिया में। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की कोशिश हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन अगर वो चीज नहीं आप कंट्रोल कर पा रहे हैं तो फिर कम से कम इस चीज को कंट्रोल करें ना कि कहां तक रिहाइश बसेगी। वो कौन कौन से एरिया हैं जो कि फ्रीवे जोन्स बन जाएं कि अगर कभी कोई ऐसी कैलामिटी हो तो कम से कम लोग वहां पर ना फंसें। ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो अथॉरिटीज का फैसला है ना। और क्या हम इससे सीख रहे हैं जो पूरी दुनिया में अभी हो रहा है? ये बहुत बड़ी केस स्टडी। जब चीन तिब्बत की खतरनाक झीलें तबाही मचा रही हैं तो भारत की कुछ झीलों को लेकर फिक्र बढ़ाने वाली रिपोर्ट है। एग्जैक्टली दिस। देखिए, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौजूद इन झीलों के फटने का खतरा बहुत ज्यादा है। अगर ये झीलें ब्रेकआउट होती हैं तो नेपाल जैसी तबाही या उससे ज्यादा हो सकती है। जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी में कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक स्टडी छपी है जिसमें 1992 से 2024 तक के सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके 155 ग्लेशियर झीलों का आकलन किया गया है, जिनके नाम हैं ब्रह्मसार, चिरसार, नंडकोल, गंगाबल और भागसर। ऊंचाई पर मौजूद ये झीलें टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह हैं जो घाटी में कभी भी तबाही मचा सकती हैं। ब्रह्मसार कुलगाम जिले में स्थित यह झील ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के चलते फैलती जा रही है। दूसरी झील चिरसर भी कुलगाम में ही है। इससे दक्षिण कश्मीर में निचले इलाकों में बसी आबादी को सीधा खतरा है। गांदरबल जिले की नंडकोल झील पानी के ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जिससे कई झीलों में एक साथ बाढ़ आ सकती है। गांदरबल में ही एक और झील है गंगाबल, क्षेत्रफल और पानी की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी झील है, जिससे नीचे की ओर मौजूद पनबिजली परियोजनाओं को बड़ा खतरा है। शोपिया जिले में मौजूद भागसर झील अहम संचार लाइनों, पुलों और बुनियादी ढांचों के ठीक ऊपर स्थित है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 5 सबसे ज्यादा जोखिम वाली झीलें हैं जिनके अचानक फटने का खतरा बहुत ज्यादा है। अगर लद्दाख की बात करें तो वहां 3000 से ज्यादा जलाशय और ऐसी झीलें हैं जिनका पानी बाहर नहीं बहता। प्योंगसो और सोमुरोरी खारे पानी की झीलें हैं जिन्हें कुछ हद तक आसपास के ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने से बनी धाराओं से पानी मिलता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में हजारों मीटर ऊंचाई पर मौजूद ये ग्लेशियर झीलें ग्रेटर हिमालय, काराकोरम और पीर पंजाल पर्वतमालाओं में पीछे हटते ग्लेशियरों के पिघले पानी से बनी है। चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि ये झीलें जहां मौजूद हैं वो क्षेत्र भूकंप के लिहाज से भी सेंसिटिव है। तेज झटके कंकर, पत्थर और मिट्टी से बनी चारदीवारी को तोड़ सकते हैं। जो पर्यावरणविद हैं उनका मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इन इलाकों में ग्लेशियर अपनी रफ्तार से ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि पानी ज्यादा जमा हो रहा है। यही पानी जब अचानक किसी क्षेत्र की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ता है तो नेपाल जैसी त्रासदी देखने को मिल सकती है। हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में जो हमारे ग्लेशियर्स हैं और ख़ास करके जो लोअर हिमालयाज़ में हमारे ग्लेशियर्स हैं, कोलाई ग्लेशियर की अगर हम बात करें या किसी और ग्लेशियर की बात करें जो नज़दीक हमारे यहाँ हो, अब अगर ये ग्लेशियर लेक बनी हुई हो और इसके बाद चाहे क्लाउड बर्स्ट हो, चाहे ये आइस का शेल्फ कहीं टूटे या किसी तरीके से अर्थक्वेक से या किसी भी वजह से ये जो बांध है ये टूट जाए, तो जाहिर है कि वो सारा पानी जो है इतना जमा हुआ वो एकदम से जो है वहाँ रिलीज होगा और नीचे की तरफ बहेगा। तो ग्लेशियर लेक आउटफ्लो पहले इतना नहीं हुआ करते थे। हिमालयाज में इसकी इंस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है एक, वो इसको मॉनिटर कर रहा है और इसकी तमाम चीज़ें देख रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि इसको देखें कि इसकी इंस्टेंस कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है और इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाए, क्या इकदाम उठाए जाए। लेकिन बात सीधी ये है कि जितनी भी ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होगी तो लोअर हिमालयाज के ग्लेशियर में
इसका अंदेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि ग्लेशियर लेक आउटफ्लोज हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत में या किसी और जगह भी आए। अब डेंजर जोन तो है, खतरा सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं बल्कि द्रास ट्रांस हिमालय से जुड़े क्षेत्र में जो ग्लेशियरों के पिघलने से बन रही झीलें हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक नेपाल की तरह तबाही मचा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के ताज़ा अध्ययन के में अकेले सतलुज बेसिन में ही 2292 ग्लेशियर झीलें सामने आई हैं। इनमें 1335 तिब्बत में हैं, जहां भारत का कंट्रोल नहीं होने से इन झीलों की निगरानी संभव नहीं। लेकिन सतलुज बेसिन में भारत के लिहाज से खतरा कितना बड़ा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। पर्यावरण परिषद के मुताबिक हिमाचल के सतलुज क्षेत्र में 470 झीलें स्पीति और 487 किन्नौर में। सतलुज बेसिन में ऐसी 49 झीलें हैं जो 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैल चुकी हैं। 51 झीलें ऐसी हैं जिनका दायरा 5 से 10 हेक्टेयर क्षेत्र में है। सतलुज के अलावा चिनाब और रावी बेसिन में भी 373 ग्लेशियर झीलें हैं। चिनाब बेसिन में लाहौल स्पीति के सिसु के पास घेपन घाट झील 1975 में 27 हेक्टेयर में थी, जो बढ़कर 110 हेक्टेयर तक फैल गई। घेपन घाट झील का 4 गुना से ज्यादा बढ़ना ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना माना जा रहा है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील बन चुकी है। यदि प्राकृतिक बांध के कमजोर होने, भूस्खलन, हिमस्खलन या भूकंप के कारण यह झील फटती है तो पानी और मलबे का तेज बहाव उदयपुर क्षेत्र से होते हुए आगे जम्मू कश्मीर तक तबाही मचा सकता है। भूकंप के लिहाज से हिमाचल जोन 6 में है, जबकि पहले इसे जोन 4 और 5 में रखा जाता था। नेपाल जैसी स्थिति में भूकंप के बाद अगर कोई ग्लेशियर झील फटी है तो बड़ी तबाही हो सकती है। आमतौर पर ऐसी झीलों के टूटने के प्रमुख कारण हिमस्खलन और भूकंप होते हैं। हालांकि सभी झीलें खतरे वाली नहीं होती, लेकिन तेजी से बढ़ रही और अस्थिर झीलों की पहचान बहुत जरूरी है। तिब्बत में किसी झील के टूटने पर उसका पानी सतलुज के रास्ते हिमाचल में प्रवेश करेगा और फिर इसका असर पंजाब के मैदानी क्षेत्रों तक होगा। सतलुज बेसिन का करीब 1/4 क्षेत्र हिमाचल में, जबकि 3/4 तिब्बत में पड़ता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हिमाचल की 4 झीलों को सबसे खतरनाक माना है। इनकी निगरानी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति की गिपोंग झील, इसका दायरा सबसे अधिक 92.09 हेक्टेयर है। हिमाचल के किन्नौर में ही कलका नाम की झील का क्षेत्रफल भी 27.89 हेक्टेयर है। किन्नौर जिले में 15,465 फीट की ऊंचाई पर बसपा झील का क्षेत्रफल 18.88 हेक्टेयर है। कुल्लू जिले की वासुकी झील में 13 हेक्टेयर में यह फैल चुकी है। अगर ये झीलें टूटी तो भारी नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो हिमाचल से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों के बेसिन में 16 ऐसी ग्लेशियर झीलें आकार ले चुकी हैं जो कभी भी नेपाल जैसी तबाही मचा सकती हैं। कई झीलों का आकार 3 दशक में 44% तक बढ़ गया। पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल खबरों की बात करते हैं। सियासी फाइल पहले खोलते हैं, जिसमें आज राजनीति की मात्रा शून्य है। शून्य इसलिए क्योंकि आज रक्षाबंधन है और आज प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रक्षाबंधन वाली तस्वीरें काफी चर्चा में रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया, उनसे राखी बंधवाई। बच्चों से पीएम मोदी ने राखी बंधवाई और उनके साथ बातचीत करते दिखे। इस दौरान पीएम मोदी और बच्चों की हाई फाइव वाली तस्वीर काफी वायरल हुई है। यह देखिए, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके लोगों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। उन्होंने बच्चों से राखी बंधवाई और उनके साथ समय बिताया। कोलकाता की एक तस्वीर भी काफी चर्चा में रही। यह तस्वीर सीएम शुभेंदु अधिकारी की है। शुभेंदु को राखी बांधने आई एक महिला ने अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़कर राखी बांधी। सीएम ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन वो मानी नहीं। बाद में यह वीडियो वायरल हो गया। लेकिन अब बात करते हैं बीजेपी सांसद कंगना रनौत और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच हुए सुलह समझौते की। पिछले कई दिनों से इन दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही थी। जेन जी पर कंगना की एक टिप्पणी से शुरू हुए इस विवाद में आपसी टिप्पणियां बहुत ज्यादा पर्सनल होती चली गईं। लेकिन आज रक्षाबंधन के मौके पर कंगना और बाबा रामदेव दोनों ने इस विवाद को खत्म करने का फैसला किया।
बाबा रामदेव ने कंगना को मिठाई और गिफ्ट भेजते हुए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और कहा कि संवाद से ही विवाद खत्म होता है, जिस पर कंगना का जवाब आया कि रक्षाबंधन पर उनकी मिठाई और बड़े भाई का प्रेम दोनों स्वीकार करती है। इस ऐलान की खास बात यह रही कि बाबा रामदेव ने कंगना रनौत को बहन और कंगना ने बाबा रामदेव को बड़ा भाई कहा। सुलह की शुरुआत स्वामी रामदेव की तरफ से हुई, जिन्होंने रक्षाबंधन पर कंगना को मिठाई और गिफ्ट भेजा। बहन कंगना रनौत को ये गिफ्ट और ये मिठाई हम बाई पोस्ट भेज दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की, किसी भी कारण से नफरत देश में नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सब बैर का परित्याग करें। और पिछले दिनों एक विवाद उठा कि भाई स्वामी रामदेव में और हमारी श्रद्धामयी बहन कंगना रनौत में भी कहीं विवाद तो नहीं हो गया है। विवाद को संवाद से खत्म करें। आज हम फोन भी लगाएंगे कंगना बहन को और उनको बोलेंगे रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। देखिए, ऑल इज वेल इफ इट एंड्स वेल, है ना। इसके बाद कंगना रनौत का जवाब आया। कंगना ने अपने एक सोशल मीडिया हैंडल पर बाबा रामदेव का वीडियो शेयर किया। त्योहार का दिन होता है सब भूल चूक माफ करने के लिए। मेरे भाई बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विवाद नहीं संवाद होना चाहिए। आज रक्षाबंधन के दिन मैं उन्हें उनकी मिठाई और बड़े भाई का प्रेम दोनों स्वीकार करते हैं। बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। बाबा रामदेव ने पहल की और मामला सुलझ गया। लेकिन सवाल यह है कि एक जैसी विचारधारा रखने वाले दो लोग एक दूसरे पर क्यों हमलावर थे। खैर, पारंपरिक राखी के बाद अब आपको हथियारों वाले एक ऐसे रक्षाबंधन की बात बताते हैं जो अमेरिका और भारत के सैन्य और रणनीतिक संबंधों पर आधारित है। असल में भारतीय सेना को ऐसा हथियार मिलने वाला है जो कुछ सेकंड में दुश्मनों के टैंक, बंकर और कैंप तबाह कर सकता है। नाम है जैवलिन मिसाइल सिस्टम। यह मिसाइल भारत को अमेरिका से मिलेंगे। भारतीय सेना की ओर से इसे खरीदने के लिए लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पर साइन किए गए हैं। इसीलिए इसे आप भारत और अमेरिका का नया रक्षाबंधन कह सकते हैं। अमेरिकी राजदूत सर्गियो गौर ने कहा है कि यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी को दिखाता है। यह भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन की गहराई का सबूत है। जैवलिन एक आधुनिक मीडियम रेंज फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। यही वो हथियार है जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में T-72, T-90 जैसे रूसी टैंकों को टारगेट किया था। यूक्रेन को यह हथियार अमेरिका से मिला था। इसका इस्तेमाल बख्तरबंद वाहनों और मजबूत सैन्य ठिकानों को टारगेट करने के लिए किया जा सकता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी सेना, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स और कई दूसरे देशों की सेनाएं करती हैं। यह मिसाइल करीब 4 किलोमीटर दूर से दुश्मन के टैंक को निशाना बना सकता है। काम को पूरा करने में इसे सिर्फ 15 से 25 सेकंड का वक्त लगता है। 150 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आती मिसाइल से दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इसका वजन करीब 22 किलो और लंबाई 1 मीटर से ज्यादा है। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल अपने हल्के वजन और इस्तेमाल करने के आसान तरीके के लिए मशहूर है। सैनिक जैवलिन मिसाइल को कंधे पर रखता है। इसका CLU यानी कमांड लॉन्च यूनिट टारगेट को ढूंढने में मदद करता है। जैसे ही टारगेट लॉक होती है, मिसाइल फायर की जाती है। 10 से 15 मीटर सीधा जाने के बाद मिसाइल पहले तेजी से ऊपर की तरफ उड़ती है और फिर इंफ्रारेड तरंगों से टारगेट की पहचान करती है और फिर टारगेट वाले टैंक के ऊपर पहुंचकर सीधे अटैक मोड में अटैक कर देती है और टैंक के सबसे कमजोर ऊपरी हिस्से पर अटैक करती है, जिससे कुछ ही सेकंड में पूरा टैंक तबाह हो जाता है। ये 760 मिलीमीटर से ज्यादा मोटे स्टील या कंक्रीट को भी भेज सकती है, वो भी हर मौसम में। फिर चाहे धुआं हो या कोहरा, यह मिसाइल -45 से 60 डिग्री तापमान तक में काम कर सकती है। 90% से ज्यादा सक्सेस रेट ने जल्द ही इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है और इसे टैंक किलर कहा जाने लगा है। भारत अमेरिका से FGM-148 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स खरीदने जा रहा है। इनकी कीमत $1,78,000 है, जबकि ये जिस टैंक को डिस्ट्रॉय करते हैं वो टैंक $40 लाख से कोई कम नहीं आता कीमत में आजकल। तो इसका मतलब कि ये बहुत ही सुविधाजनक है, ये बहुत ही इकोनॉमिकल भी होंगे क्योंकि ये टैंकों को मार गिराने में सक्षम है। कि अमेरिका भारत को एक ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर भी मानता है
या भारत की जो साख है उसकी वो इज्जत भी करता है। और अमेरिका के इक्विपमेंट तो सब जानते ही हैं कि एक टॉप क्लास इक्विपमेंट वहाँ पे मिलता है। अब एक राजनीतिक अपडेट बंगाल से, जहां एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों को लेकर ट्राइब्यूनल के फैसले पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आरटीआई से पता चला है कि अब तक जितने फैसले हुए हैं उनमें 91% हटाए गए नामों को फिर से मतदाता सूची में जोड़ने का आदेश दिया गया है। आज पूर्व सीएम ममता बनर्जी इस मुद्दे पर आक्रामक दिखी। टीएमसी की छात्र इकाई तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर वो बीजेपी पर काफी बरसी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गैर कानूनी तरीके से लाखों नाम हटाए और चुनाव को हाईजैक कर लिया। ममता के मुताबिक एसआईआर का इस्तेमाल वोट लूटने के लिए किया गया। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় ছিল বলে ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে ইলেকশন হাইজ্যাক করে এসআইআর এর নামে ভোট লুট করে আজও লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ 14,000 লোককে উপরে আমাদের কর্মীদের অ্যারেস্ট করেছেন, পার্টি অফিস দখল করেছেন, পুড়িয়ে দিয়েছেন। अब आपको फारस और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित होमो स्ट्रेट का ताजा अपडेट बताते हैं। वैसे तो ये होमो स्ट्रेट ईरान के नियंत्रण वाला इलाका है, लेकिन अमेरिका की मंशा है कि वो इस महत्वपूर्ण समुद्री गलियारे को अपने नियंत्रण में ले ले। इसके लिए अमेरिका हर तरीके से प्रयास भी कर रहा है। सबसे ताजा प्रयास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर यूएस टेरिटरीज हेडर के साथ एक तस्वीर साझा की है। इसमें सबसे ऊपर होमो स्ट्रेट की तस्वीर नजर आई, जिसे काले घेरे में हाईलाइट किया गया था। ट्रंप की इस पोस्ट में होमो स्ट्रेट को अमेरिका की सबसे नई टेरिटरी बताया गया। ट्रंप ने इससे पहले 18 अगस्त को यही तस्वीर पोस्ट की थी। वैसे ट्रंप ने सबसे पहले 15 अगस्त को बयान दिया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को जल्द अमेरिकी क्षेत्र घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल मार्च में ईरान युद्ध की शुरुआत से होमो स्ट्रेट इस जंग का एपिसेंटर बना रहा। पहले ईरान ने इस समुद्री गलियारे को बंद किया, तो जवाब में अमेरिका ने भी वहां पर नाकाबंदी कर दी। फिर ईरान ने होर्मुज़ में बारूदी सुरंगों का जाल बिछाया, तो अमेरिका ने भी उन बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान ईरान और अमेरिका के हमलों में कुछ जहाज़ों को नुकसान भी पहुंचा। आज होर्मुज़ के ताज़ा हालात वही हैं जो कुछ महीने पहले तक थे, लेकिन ईरान दावा करता है कि होर्मुज़ पर पूरी तरह उसका कब्जा है, जबकि ट्रंप कहते हैं कि अब दुनिया की तेल सप्लाई का सबसे अहम समुद्री रास्ता उनके नियंत्रण में है। 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि उनकी सेना ने होर्मुज़ स्ट्रेट से सभी बारूदी सुरंगें हटा दी या नष्ट कर दी। अब अमेरिकी सेना की तरफ से बयान जारी किया गया है कि होर्मुज़ को पूरी तरह बारूदी सुरंगों से मुक्त कर दिया गया। सेना ने जानकारी दी है कि इन बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए अमेरिकी नौसेना के डाइवर, नेवी सील के जवान और अमेरिकी एयरफोर्स ने कई महीने तक काम किया। बहुत ही मुश्किल और खतरनाक हालात में काम करते हुए आखिरकार होर्मुज़ के समंदर में बिछी बारूदी सुरंगों को पूरी तरह वहां से हटा दिया गया। क्या वहां के फील्ड मार्शल असीम मुनीर भारत के विरुद्ध फिर से युद्ध लड़ने की साजिश रच रहे हैं? आपको सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तान के तीनों ही षड्यंत्र डिटेल में बताते हैं। इसका पहला सिरा बॉर्डर से जुड़ता है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से संदिग्ध गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। वहीं 3 पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में निगरानी की असफल कोशिश भी सामने आई। भारतीय सैनिकों ने काउंटर ड्रोन वेपन एक्टिव करके इन ड्रोन्स को वापस पाकिस्तानी क्षेत्र की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान भारतीय रणनीतिक ठिकानों पर तैनात एंटी एयरक्राफ्ट गनों और दूसरे महत्वपूर्ण सैन्य संसाधनों की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। सोचने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान बॉर्डर के करीब तैनात भारत के एंटी एयरक्राफ्ट गनों की लोकेशन क्यों पता लगाना चाहता है। हम आपको बता दें कि पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में भारतीय सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। उस समय उन्हीं एंटी एयरक्राफ्ट गनों से ड्रोन को नष्ट किया गया था। पाकिस्तान इस हथियार के अलावा भारत के सुदर्शन चक्र की लोकेशन भी जानने की कोशिश में है। वही S-400 जिसका इस्तेमाल पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। तब इस अचूक वेपन से पाकिस्तान के अंदर लगभग 314 किलोमीटर की दूरी पर हवा में ही उसके हवाई खतरे एवैक विमान को सफलतापूर्वक घेर कर दिया गया था। इसे सैन्य इतिहास में सबसे लंबी दूरी का सरफेस टू एयर किला माना जा रहा है, किल माना जा रहा है सॉरी। लेकिन S-400 पर पाकिस्तान के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करती नई खबर यह है कि वो भारत में तैनात S-400 और आकाश तीर मिसाइल सिस्टम की तैनाती और उनकी लोकेशंस, ऑपरेशनल क्षमता से जुड़ी जानकारी हासिल करने की फिराक में था। S-400 की लोकेशन जानने के लिए हर उपलब्ध तरीका अपनाया था। पाकिस्तान को इस काम में दूसरे देशों से सैटेलाइट मदद भी मिल रही थी। यह पर्दाफाश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख रहे रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने न्यूज एजेंसी NI को दिए इंटरव्यू में।
हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि पाकिस्तान की मदद करने वाले वो कौन से देश थे, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे ऑफ कोर्स चीन की तरफ एक इशारा मान रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान की इस तरह की किसी भी निगरानी गतिविधि को बहुत गंभीरता से ले रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें पता है कि S-400 के लिए डेकॉयज कैसे स्टैब्लिश करने हैं, क्योंकि हम कई बार ऐसी प्रैक्टिस कर चुके हैं और ड्रिल्स का हमारी वो हिस्सा भी होता है। खैर, अब आपको पाकिस्तान की तीसरी साजिश के बारे में बताते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये दो चेहरे देखें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। इनका नाम मोहम्मद साहिल और समीरा है। इनके बारे में पता है ये चला है कि ये दोनों ISI के लिए जासूसी का काम करते हैं। 2024 से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। दुबई के रास्ते 8 भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे थे। पुलिस का दावा है कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद इन भारतीय नंबरों पर व्हाट्सएप अकाउंट सक्रिय किए गए थे। इन अकाउंट के जरिए पाकिस्तानी एजेंट कुछ भारतीय व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुए और वहां से भारतीय रक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश की। इन नंबरों का इस्तेमाल भारत में लोगों से संपर्क करने के लिए भी किया गया था। पुलिस ने इस बारे में और क्या कुछ बताया, आइए देखते हैं। पाकिस्तान से ये नंबर एक्टिवेट हुआ है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, और उस नंबर से जो व्हाट्सएप अकाउंट्स एक्टिवेट हुए थे उसके ज़रिए काफ़ी इंडियंस और डिफेंस पर्सनल को कांटेक्ट किए गए थे। बेसिकली ये एस्पियोनेज एक्टिविटीज़ के लिए भेजा गया था और ये ट्राई कर रहे थे कि कुछ डेटा मिल जाए ऑफिसर्स के बारे में, अपने कंटोनमेंट्स के बारे में, कुछ ये एसेट्स डेवलप करना चाह रहे थे इंडिया में। हमने दोनों पति पत्नी के बारे में और भी जानकारी पता की। मोहम्मद साहिल इग्नू से BA कर चुका है, LLB करने की तैयारी कर रहा था, एक वकील के साथ काम करता था। जून 2025 में उसने नौकरी छोड़ दी, तब से बेरोजगार था। उसके पिता मोहम्मद अशफाक 1982 में बदायूं से दिल्ली आए थे और सराय काले खां में कार मैकेनिक का काम करते थे। उसकी पत्नी ने दिल्ली से 12वीं की पढ़ाई के बाद पत्राचार से BA किया। गिरफ्तारी से पहले वो नोएडा के कॉल सेंटर में काम कर रही थी। दोनों के पास से साजिश और जासूसी की गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अब ये गिरफ्तारी निश्चित तौर पर चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि देश को बाहरी दुश्मनों से उतना खतरा कभी नहीं होगा जितना देश के अंदर बैठे गद्दारों से। वो लोग जो खाते यहाँ हैं और काम पाकिस्तान के लिए करते हैं। भारत को दिन रात कमजोर करने की साजिशों में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें सख्त से सजा दिलाने की कोशिश होनी चाहिए, जिससे फिर से कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके। कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री B नागेंद्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर 89 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। उनके खिलाफ कल से बीजेपी 10 दिन की पदयात्रा शुरू करने वाली थी, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले B नागेंद्र ने रिजाइन कर दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि मनुवादियों में निशाना बनाया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई आदिवासी व्यक्ति तरक्की करे। संघ की 3 दिनों की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक यानी दिवाली बैठक 3 से 5 अक्टूबर को इंदौर में होगी। ये संघ शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों की आखिरी बैठक है, जिसमें सभी 46 प्रांतों के पदाधिकारी शामिल होंगे। संघ में ढांचागत बदलाव पर लिए गए निर्णय को लागू करने की शुरुआत इस मीटिंग के बाद शुरू होगी। नए बदलाव के बाद प्रांत प्रचारक व्यवस्था खत्म हो जाएगी, उनकी जगह संभागीय प्रचारक व्यवस्था काम करेगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल देश भर से पार्टी के चुनिंदा युवा नेताओं की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में देश के युवाओं के मिजाज और मौजूदा चुनौतियों को समझने के साथ उसके निदान पर विस्तृत चर्चा होगी। कुल 45 युवा बीजेपी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। महाराष्ट्र में कल से फिर मराठा आरक्षण आंदोलन शुरू हो रहा है। जालना में मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल कल सुबह से आमरण अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने इसे आखिरी और निर्णायक आंदोलन बताया। उनका कहना है कि मराठों को उनका सही रिजर्वेशन कब दिया जाएगा। मराठा समुदाय के सैकड़ों लोग आंदोलन स्तर पर पहुंच चुके हैं। पंजाब सरकार ने एनालॉग पनीर पर 1 साल का बैन लगा दिया। राज्य में एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर रोक रहेगी। बताया गया है कि 43% सैंपल फेल पाए जाने के बाद सरकार ने फैसला लिया है। एनालॉग पनीर को असली पनीर बताकर बाजार में बेचे जाने की शिकायतें मिली थीं। इससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर बैन हो चुका है। महाराष्ट्र FDA ने पुणे में सिप्ला फार्मा CNF यानी कैरी एंड फॉरवर्डिंग दवा बिक्री का लाइसेंस रद्द कर दिया है। FDA के मुताबिक दवा की पैकेजिंग पर गलत तरीके से विज्ञापन किया गया। दवा की पैकेजिंग, भंडारण और वापस
मांगने में गंभीर अनियमितताओं का भी हवाला दिया गया। पुणे में दवा कंपनी के गोदाम के निरीक्षण के बाद यह कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लैंडिंग के दौरान अलायंस एयर के एक विमान का टायर फट गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त विमान में 37 यात्री समेत 41 लोग सवार थे। सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। यह विमान दिल्ली से उड़ान भरकर बिलासपुर पहुंचा था। केंद्र सरकार द्वारा गठित हाई पावर टास्क फोर्स ने परीक्षा सुधारों पर सुझाव मांगे। छात्र, अभिभावक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थान, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियां और सिविल सोसाइटी संगठन सुझाव भेज सकते हैं। ये टास्क फोर्स सरकारी परीक्षा, खासकर एनटीए की परीक्षाओं में सुधार के लिए काम कर रही है। इसका गठन पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी छात्रों की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। दिल्ली के मुस्कान हत्याकांड में अभियुक्त इमरान को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर राजौरी गार्डन इलाके में हुआ। जवाबी कार्रवाई में इमरान के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।